हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश एंड ये जो सीरीज़ है DSSB एग्ज़ाम 2023 MCQ सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। और ये जो MCQ सीरीज़ है DSSB के साथ साथ CTET, UPTET और सुपरटेट एग्ज़ाम में भी इक्वली रूप से आपके काम में आने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक बालक जो है अधिक सीखता है यदि उसे अ चाइल्ड लर्न मोर इफ ही टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक, उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या फिर लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, या फिर एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी में जो है क्लास के लिए और किसी भी क्लास के लिए यदि आप एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं तो वो जो लर्निंग एक हेल्पफुल रहती है और काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है। ये जो लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू, बाकी टेक्स्ट बुक से वो उतनी प्रभावी नहीं रहती है। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इनमें से कौन सा जो है आईसीटी के संबंध में सत्य है, कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है? तो आईसीटी एक परवर्णी है, तो एक स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटेटिव टेक्नोलॉजी। क्या इसका फुल फॉर्म ये होता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर होता है। तो इसीलिए पी जो है नंबर है ये आपका गलत हो जाता है पहले ही। समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अक्षय शिक्षण का उदाहरण है। बिल्कुल, यदि आप आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम में, आपके क्लासरूम में, तो ये एक कैसा है, अच्छे शिक्षण का उदाहरण होता है। ये एक गुड टीचिंग का एग्जाम्पल हो जाता है यदि आप आईसीटी का यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्यू ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और बीच बीच में आप क्या करिए कि आप लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें एक सपोर्ट मिलता है अगली कंटिन्यू हमें वीडियो लाने का। और साथ ही साथ हमारी केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू सीरीज भी चल रही है, और जिनके थोड़ा सा कम मार्क्स हैं, और साथ में प्रिपरेशन तो आपको कर ही देनी चाहिए, इसकी भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या कहलाती है, वो अगला प्रश्न है। तो आपको पता होगा जब एक एक टीचर रहता है तो वो क्या करता है, अलग अलग कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है। कई बार ऐसा हो जाता है ना क्लासों में कि टीचर एब्सेंस रहता है, टीचर एब्सेंट रहते हैं, कई बार एक टीचर को 2 से ज़्यादा क्लासें लेनी पड़ जाती हैं। उसको कहा जाता है मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो वो क्या है, जब एक विद्यार्थी एक ही समय में अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है तो ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। टीचर हैज टू टीच स्टूडेंट ऑफ मोर देन 1 क्लासेस एट द सेम टाइम। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, तो ये जो इसके उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करिकुलम का मीन्स क्या होता है, पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? टॉपिक, टॉपिक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो ये सब नहीं होता है। सब्जेक्ट मैटर्स, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस इन स्कूल सिचुएशन, तो इन सबको मिला करके बनता है पाठ्यक्रम। उसमें एक्टिविटी एक्सपीरियंस भी शामिल होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर और डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए। यानी कि आपको पता होगा करिकुलम क्या होता है, ये पता होगा कि सिलेबस, और उसमें क्या हम ऐड कर दें, उसमें एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस स्कूल के ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, करिकुलम बन जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाओं को बोलते हैं। 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को मिलने वाले लाभ का पता लगाना है। तो 2 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, 2 भाषाओं को बोलते हैं, तो क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, एडवांटेज क्लासरूम में? तो फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग, फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये उपयुक्त तीनों हो जाएंगे यदि एक से अधिक भाषाओं को बोलते हैं। अवधारणा गठन की सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा और संज्ञानात्मक लचीलापन। जो फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों ही मिल जाती हैं यदि वो मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है आपकी क्लासरूम में। आगे बढ़ते हैं। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र एक मेंटली या इमोशनली स्टेबल है, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है। कब उसे जो है हंसना है, कब उसे रोना है, कब सैड होना है, कब किससे कैसे बात करनी है, यदि ये बच्चा जानता है तो वो क्या करेगा, कक्षा कक्ष में सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। बिल्कुल ये तो होगा ही। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं।
सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, तो इंटरेक्शन नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। इंटरेक्ट तो करेगा ही यदि वो स्टेबल है इमोशनली। नवीन विचारों का कोई योगदान नहीं होता, ये भी गलत है, न्यू आइडियाज उसमें आते रहेंगे। सहपाठियों द्वारा विचारों का सम्मान नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल वो रिस्पेक्ट करेगा सामने वाला यदि कोई आइडिया दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यह देखा गया है कि नियमित कक्षा के परिणामों में कक्षा 4 तो क्लास 4th के जो स्टूडेंट हैं, तो मैथ के मार्क्स जो है हर एक वीक में कम होते जा रहे हैं, हर सप्ताह उसके क्या हो जाते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। तो व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय द सब्जेक्ट टीचर, तो सब्जेक्ट टीचर द्वारा क्या उपाय करना चाहिए, ये आपको बताना है यदि उसके मैथ के नंबर कम होते जा रहे हैं हर एक वीक में। तो उपस्थिति के लिए नियमितता सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये तो करनी चाहिए। और डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टी, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। शिक्षण का विषय बदल दें, विषय तो हम नहीं बदलेंगे, कोई बच्चा कमज़ोर है तो ऐसा नहीं सब्जेक्ट ही हम चेंज कर दें, प्राइमरी में ऐसा कोई नहीं होता है। माता पिता से सलाह लें, तो इससे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि हम उसको डायग्नोजिंग करें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, ताकि उसकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पता चल जाए और उस पर हम वर्क करना शुरू कर दें। नियमितता भी ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है नियमित भी है तो भी बच्चा जो है उसके मार्क्स कम आने शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर आपका हो जाएगा डायग्नोजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रभावी शिक्षक कौन होता है, इफेक्टिव टीचर कौन कहलाएगा? प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, समय के भीतर आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा देता है, विभिन्न अनुभव प्रदान करता है, या फिर सबको समझाता है। तो ये हो जाएगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करता है हर तरह के, तो वो एक इफेक्टिव टीचर है। आपको फैसिलिटेट करता है लर्निंग के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से किसका एक विषय है? तो सोशल डेवलपमेंट किसका एक मैटर होता है? सामाजिक कौशल का विकास है का एक विषय है सामाजिक विकास, या मांगों के अनुपालन है सामाजिक व्यवस्था की, डिमांड ऑफ सोशल ऑर्डर, सामाजिक सुरक्षा और स्वीकृति प्राप्ति, सोशल सिक्योरिटी एक्सेप्टेंस, सामाजिक व्यवस्था के साथ किसी उद्देश्यों के एकीकरण। तो देखिए, एक जो तो समाज होता है, सोसाइटी, उसका कोई एक पर्पज होता है। तो सामाजिक विकास कब कहेंगे? जब बच्चे का, तो बच्चे का पर्पज भी उसके सामाजिक विकास के पर्पज से मिलता जुलता है, कनेक्ट होता है। तो सामाजिक व्यवस्था के साथ किसी के उद्देश्यों का एकीकरण जो हो जाता है, तो वो सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय हो जाता है, एक अनिवार्य एक क्या हो जाता है, मैटर है सोशल डेवलपमेंट का। कब? कि उसका इंटीग्रेशन हो जाता है पर्पज का दोज ऑफ सोशल ऑर्डर, जो सोशली ऑर्डर है। आपको पता है ना, समाज विकास जैसे में पता है कि हमें किसी सड़क में लेफ्ट से चलना चाहिए, है ना, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारे समाज के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। तो उसको वो अपने नॉर्म्स को इंटीग्रेट कर लेता है सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो जो है उसका सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय हो गया है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिंग विभाजन जो है, जेंडर डिवीजन इज डिफाइंड, तो जेंडर डिवीजन हम कैसे कहेंगे, उसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो पुरुष कर्मचारी महिला कर्मचारियों के बीच विभाजन जो है, तो और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो ये तो जेन्युइनली होता ही है, तो इसे हम नहीं कहेंगे। पुरुष एवं स्त्री अनुपात, इसे भी नहीं कहेंगे। समाज के भीतर पुरुष और महिलाओं की पदानुक्रम की भूमिकाएं, बिल्कुल। तो समाज में एक सोसाइटी है, उसमें मेल्स की और फीमेल्स की जो भूमिकाएं हैं, उनमें जितने डिफरेंसेस देखे गए हैं या डिफरेंसेस जो होते हैं, उसे हम जेंडर डिवीजन कहा जाता है। और इसको कम से कम होना चाहिए, मतलब समाज के हर एक पहलू में, हर एक जॉब में, हर एक सेक्टर में पुरुष और महिलाओं की भूमिका जो है सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी जो जेंडर डिवीजन है वो कम से कम होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कोई कक्षा में आपका गलत प्रश्न पूछ लेता है, सवाल, मतलब वो सवाल कर रहा है, वो गलत सवाल ही गलत है ना, वो सवाल होना ही नहीं चाहिए था, तो आप डांट देंगे तो ये एकदम गलत हो जाएगा। प्रश्न को सही करेंगे अन्य विद्यार्थियों की मदद से, तो ये उतना नहीं होगा। उदाहरण देकर गलती उसकी बता देंगे कि बेटा ये गलत है, ये एग्जाम्पल, ये गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव, ये जानेंगे। क्योंकि प्रश्न गलत है ना, तो आप ये उदाहरण देकर उसकी थोड़ा गलती बताएंगे कि बेटा वो एग्जाम्पल ये है और इस वजह से आपका जो प्रश्न है ये गलत है। तो गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव,
तो ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा उत्तर जो है सटीक ये लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, विकास, विद्यार्थी का विकास जो है किस पर निर्भर करता है। ये दो सबसे सरल उत्तर है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर एंड नर्चर, वंशानुक्रम और वातावरण। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपने हजारों बार इसको देखा होगा इस प्रश्न को। किस आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए, तो कॉग्निटिव होना चाहिए, अफेक्टिव या साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब कि जो सब्जेक्ट नॉलेज से है, मेंटल इसको नॉलेज कह सकते हैं। तो साइकोमोटर हो जाता है वो किस फिजिकल जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और जो अफेक्टिव हो इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, इमोशनल नॉलेज कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो तीनों चीज़ों का जो है पाठ्यक्रम में आधार रहना चाहिए। तो उपरोक्त सभी है, तीनों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चे के विकास को। आगे देखते हैं, संवेगात्मक विकास से जुड़ी नहीं है कौन सी विशेषताएं। तो संवेग शारीरिक परिवर्तन से साथ जुड़े हैं, इमोशनल एकम्पेंड बाय साइकोलॉजिकल चेंज। तो ये तो सही है। कौन सा जुड़ी नहीं है मतलब हमें गलत बताना है। तो जन्म के बाद तुरंत संवेग शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें क्या रहता है, संवेग तीव्र रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। संवेग और शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं, ये गलत हो गया। प्रश्न पूछा था ना कौन सा गलत है, तो संवेग और शारीरिक विकास का संबंध होता है, जबकि ऑप्शन क्या है, नहीं होता है। तो ये अनरिलेटेड, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। संवेग और शारीरिक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास जैसे जैसे होता है उसी तरह संवेगों में भी परिवर्तन आते हैं, उनकी तीव्रता में भी परिवर्तन आता है किसी बच्चे की। आगे देखते हैं, गणित में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट गेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, देन टू नो इन विच पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन वीक इज ए वीक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज्ड। तो हमें ये जानना है कि किस विधि का उपयोग हम करेंगे, ये जानने के लिए कि वो किस शाखा में कमजोर है। तो रिटन ओरल, तो ये दोनों नहीं होंगे, रिटन ओरल। रेमेडियल मेथड या डायग्नोस्टिक, ये तो ये होता हो जाएगा, डायग्नोस्टिक मेथड हो जाएगा। रेमेडियल मेथड क्लासेस कहलाती है, रेमेडियल मेथड नहीं कहलाता, रेमेडियल क्लासेस रहती है। जब हम जान लेते हैं कि किस शाखा में कमजोर है, उसके बाद जो हम क्लास लगाते हैं उसे हम रेमेडियल क्लासेस कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहलाते हैं। डायग्नोस्टिक, पहले डायग्नोस करते हैं बच्चे को, जानते हैं उसकी कमियां, उसके बाद जो है हम रेमेडियल मेथड का यूज करते हैं उसको कमियों को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं, जब हम उदाहरण से शुरू करते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उदाहरण से सामान्य या फिर एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन, एग्जाम्पल से फॉर्मूले की ओर पहुंचते हैं, तो ये हमारी आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड कहलाती है। प्राइमरी में ज़्यादातर इसका यूज होता है। निगमन विधि, जब हम किसी फॉर्मूले को पहले बता करके बाद में एग्जाम्पल्स को बताते हैं, तो जो सीनियर क्लासेस में यूज होता है वो हमारी क्या, डिडक्टिव मेथड कहलाती है, निगमन विधि कहलाती है। इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में था कि उदाहरण से सामान्यीकरण, तो ये आगमन विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। लेक्चर देना चाहिए, लेक्चर असाइनमेंट, ये विधि प्राथमिक नहीं है। स्टोरी टेलिंग और ग्रुप डिस्कशन में क्या है, इसमें ग्रुप डिस्कशन जो है मेनली सीनियर क्लासेस के लिए रहता है। प्राइमरी क्लासेस के छोटे बच्चों के लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी कथन जो है, वो एक प्राइमरी शिक्षक को पढ़ाते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन मल्टीग्रेड शिक्षण से सहमत नहीं है। मल्टीग्रेड अभी मैंने आपको बताया है, एक कक्षा में क्या है, एक शिक्षक है अधिक कक्षा में पढ़ाता है, ये है ना, एक शिक्षक अधिक कक्षा में प्रबंधन करता है, उसे मल्टीग्रेड टीचिंग। लेकिन कौन नहीं है, पूछा है कि मल्टीग्रेड टीचिंग के लिए कौन सा कथन गलत है। लचीली व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है। ग्रेड के बीच भीतर और सहभागिता होती, ये भी है। तो छात्रों का उम्र और क्षमता के मामले में समान होना, तो समान होना ये कोई उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहती है मल्टीग्रेड टीचिंग की, कि उसमें छात्र जो है सिमिलर हो एज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये इस प्रश्न का जो है, क्योंकि पूछा था कि कौन सा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिशु का सामाजिक विकास इस पर निर्भर करता है कि उसे बातचीत करने का मौका किस तरह से मिलता है, इंटरेक्शन का कैसे मौका मिलता है। लव एंड अफेक्शन शो द चाइल्ड, ये दूसरा हो गया, दिखाया गया प्यार और स्नेह। किस हद तक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है वो जो चाइल्ड है। तो सामाजिक विकास ये तीनों पर डिपेंड करता है कि बातचीत करने का मौका कितना मिला गया है ना, लव एंड अफेक्शन कितना दिया गया है बच्चे को, और दूसरों को वो ध्यान किस तरह से आकर्षित करने में सक्षम है।
तो ये वीडियो आज इतनी ही थी और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको लगातार पसंद आ रही है और लगातार आप वीडियो हमारी चाह रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये DSSB की जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू जारी रखेंगे और पैडागॉजी का हमारा मिशन रहेगा कि हम पैडागॉजी को MCQ क्वेश्चंस के द्वारा हम कंप्लीट करवाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूँगा मैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस लूँगा। तो यही क्वेश्चन कई बार क्या होता है डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको एग्ज़ाम में और वो आपको बहुत बेनिफिशियल दे जाते हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें KVS एग्ज़ाम की, तो KVS जो है इंटरव्यू की जल्द ही आपको डेट डिसाइड मिल सकती है। आपने देखा होगा असिस्टेंट कमिश्नर जो है इसकी इंटरव्यू के जो रिजल्ट आ चुके हैं प्लस डेट्स भी आ चुकी हैं। तो इसके बाद जो आपका नंबर आने वाला है यही आने वाला है कि आपका PGT, TGT और PRT इनकी एक इंटरव्यू की लिस्ट आएगी और उसमें लगभग 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा और आपकी इंटरव्यू की डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। तो अपनी तैयारी को एकदम बनाए रखिए और आप चाहते हैं DSSB की तैयारी करना तो वो भी करते रहिए और कंटिन्यू मैं डाल रहा हूँ, आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक छोटे भाई या बड़े भाई आप मान करके मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको अपना 100% देने का, कि आपको हर तरह से गाइड करूँ, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। डेमो क्लास लगभग मैंने 15 या 16 डेमो क्लास भी डाल दी हैं, उनका अच्छे से आप रिवीजन करिए और अपना बेस्ट दीजिए आप KVS इंटरव्यू में। सो बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।